हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेटिंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में दिसंबर 2019 का जो सीटेट का पेपर था वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज 16वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसी के साथ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है वो वाला भाग पूरा हो जाएगा। 30 नंबर का जो सीटेट में आता है वो हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, इससे आगे मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम 16वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, देखते हैं 16वां क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तो आप सबने पढ़ रखा ही है। ठीक है, आरटीई 2009 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है, यानी कि हर उस बच्चे को सामान्य बच्चे के साथ में बिठाकर पढ़ाना जो किसी न किसी रूप से असक्षम है या किसी न किसी रूप से कार्य को करने में शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर है। ठीक है, तो उस बच्चे को जो है सामान्य कक्ष में बिठाकर उनको सभी अन्य छात्रों के साथ में शिक्षा देना किस अवधारणा पर आधारित है? ठीक है, पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृद्धि, फिर है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, फिर है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत जो है समावेशी शिक्षा की बात नहीं करता और अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति, यानी ये सिर्फ सहानुभूति के लिए नहीं है। ठीक है, बच्चों को उनका अधिकार मानकर जो है समावेशित किया जाता है सामान्य विद्यालयों में, ना कि सहानुभूति देकर जो है हम उन्हें कमजोर महसूस करवाएंगे, जो कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या फिर व्यावसायिक शिक्षा, तो व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हम, यहाँ पे सामान्य जो शिक्षा है उस पर ध्यान देते हैं। तो इसका जो है सी करेक्ट ऑप्शन होगा तीसरा, कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोध की प्रक्रिया पर केंद्रित है। देखिए, संरचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म हम कहेंगे। ठीक है, खुद बच्चे जो हैं ज्ञान के सक्रिय निर्माता माने जाते हैं इस अवधारणा में, इस ढांचे में। ठीक है, तो यंत्रवत याद करना यानी रट्टा मारना, रोट मेमोराइजेशन, ये नहीं हो सकता। ठीक है, प्रबलन पर केंद्रित यानी कि रीइंफोर्समेंट, आप बच्चों को दंड या फिर पुरस्कार के रूप में कुछ देकर उनको रेनफोर्स करके उनको प्रोत्साहित करके कुछ करा रहे हो, तो ये भी नहीं होता। अनुबंधन पर आधारित ये जो है व्यवहारवादी विचारधारा है कि किसी बच्चे को अनुबंधित किया जाए, कंडीशनिंग की जाए उसकी किसी कार्य को करने के लिए, ये भी संरचनावादी ढांचे का अधिगम प्राथमिक रूप से नहीं होता। ये भी अवबोध की प्रक्रिया पर केंद्रित, ये सही है कि संरचनावादी जो ढांचा है वो मीनिंग प्रोसेस पर फोकस करता है, यानी कि अवबोध पर फोकस करता है। ठीक है, इसमें बच्चों को जो है सक्रिय ज्ञान का निर्माता माना जाता है, यानी बच्चे एक्टिवली सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, संरचनावादी ढांचा। नेक्स्ट देखते हैं 18th क्वेश्चन। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अपनी बहुत सी घटनाओं के बारे में जो है अपने खुद के कुछ सिद्धांत, कुछ मान्यताएं बना लेते हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो है एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर लेना चाहिए, ये ऑप्शन तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता कि बच्चों को इग्नोर कर दे। बच्चे को दंडित करना चाहिए, दंड किसी भी रूप में सही नहीं है। ठीक है, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। याद करवाना, रोट मेमोराइजेशन जो है ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चे को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। यानी अगर बच्चा कोई गलत सिद्धांत को, गलत अवधारणा को अपने मस्तिष्क में बिठा रहा है, तो उसके विपरीत कुछ उदाहरण दे, जिससे बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाए कि उन्होंने जो प्रतिक्रिया निर्माण की है, जो अपने दिमाग में जो सिद्धांत निर्माण किया, वो सही है या गलत। ठीक है, तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारा 4th। ओके,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एक तो ये बात याद रखिए कि अगर दंड कहीं भी किसी भी ऑप्शन में सही नहीं हो सकता, और रट्टा लगाना, रूट मेमोराइजेशन जो है वो भी कभी भी जो है सीडीपी में, बाल विकास शिक्षा शास्त्र में सही नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन तो अपने आप ही कट हो जाते हैं, ठीक है। और बच्चे को इग्नोर करना, ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा सही हो नहीं सकता। 18th क्वेश्चन देखते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड जो पेडागोजी है वो किस चीज के लिए विशेष है या किस चीज को प्रमोट करती है, ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना, बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक को उतना महत्व नहीं दिया जाता। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना यानी रोट मेमोराइजेशन, ये ऑप्शन तो हमारे गलत हो ही गया। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, नहीं, बच्चों की जो है, चाहे बच्चा किसी भी लेवल का है, उसको पूर्ण अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे, तो केवल योग्यता के आधार पर नामांकन नहीं किया जा सकता। छात्र केंद्रित शिक्षा जो है वो बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देती है, ठीक है। चाइल्ड के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जो है उनको प्राइमेंसी दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 20th क्वेश्चन, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से है, ठीक है। संवेग और संज्ञान, संवेग यानी होते हैं हमारे इमोशंस, ठीक है, और संज्ञान यानी कॉग्निशन, यानी कि आपका मस्तिष्क, आपकी अवधारणाएं, ठीक है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः अलग नहीं। हमारे इमोशंस, हमारे इमोशंस वही हम फील करते हैं जो हमारा मस्तिष्क, जो थॉट्स हमारे मस्तिष्क में चलते हैं, स्वतंत्र नहीं है ये एक दूसरे से, ना पूर्णतः अलग, ये दोनों एक ही तरफ संकेत कर रहे हैं, संबंधित नहीं है। तीनों ही ऑप्शन जो है सेम टू सेम है। एक ही ऑप्शन है जो हमारे ये सही है, ये है सन्निहित, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। संवेग और संज्ञान दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं, सन्निहित होते हैं। ओके, देखते हैं 21 क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। संरचनावादी सिद्धांत अभी हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव विजन, ठीक है, यानी कि जिसमें बच्चों को एक्टिव लर्नर्स माना जाता है, एक्टिव जो है ज्ञान के निर्माता माने जाते हैं, ठीक है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, नहीं, ठीक है। लर्निंग को जो है केवल स्मरण की प्रक्रिया बना दी जाए, ये भी गलत, ये गलत है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, ये ऑप्शन तो हर जगह ही हमारा कट हो रहा है कि रोट मेमोराइजेशन जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब सीडीपी में या चाइल्ड पेडागोजी में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता कहीं भी, कि बच्चे को रट्टा मरवाओ या फिर चीजें याद करवाओ, ठीक है। याद की हुई चीजें ना बच्चे के कहीं काम आती है, ना हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, और अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसमें से देखिए तीसरा ऑप्शन जो है हमारे ऐसे गलत हो जाता है कि अधिगम आवर्ती संबंध के द्वारा व्यवहारों का, यानी कि बार बार बच्चे को कंडीशनिंग करके किसी चीज की आदत डालकर उसको जो है अधिगम करवाना, ये भी गलत ही होगा। हमारा जो करेक्ट होगा 4th ऑप्शन होगा कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना होती है, यानी कि अधिगम जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जो एक्टिवली जो है बच्चे उसमें विनियोजित रहे, इंगेज्ड रहे, ठीक है। बच्चों का उसमें जो है रुचि भी हो और ध्यान भी हो, ठीक है। फिर 22वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, ठीक है। स्पष्ट और गैर उदाहरण यानी कि बच्चों को अलग अलग तरह के उदाहरण देना, ठीक है। फिर ऑप्शन पहला है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। फिर यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ का अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर आधारित या ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन सही होगा कि अगर हम बच्चों को स्पष्ट और गैर उदाहरण दे रहे हैं तो बच्चों की अवधारणा जो है वो प्रभावी रूप से जो है अवधारणाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, जो एक प्रभावी तरीका होगा, ठीक है, प्रभावशाली तरीका होगा। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो जो ऑप्शन है वो नेगेटिव वे की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, तो नहीं हो सकते, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, दंड और पुरस्कार जो है दोनों ही नेगेटिव ही माने जाते हैं। ये जो है बच्चों को एक तरह से एक्सटर्नली मोटिवेट तो करते हैं,
पर वो जो लर्निंग होती है या जो वो ड्राइव होती है, जो मोटिवेशन होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। ठीक है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम करेगा। देखिए, बाहरी अभिप्रेरणा को कम नहीं करती बल्कि पुरस्कार और दंड बाहरी अभिप्रेरणा को बढ़ाते हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, बिल्कुल नहीं, बाहरी अभिप्रेरणा जो है वो बढ़ती है और आंतरिक अभिप्रेरणा घटती है। अगर हम उन्हें बार बार दंड और पुरस्कार दे रहे हैं तो वो काम सिर्फ उसी लिए करेंगे, मन से नहीं करेंगे। या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों की बजाय निपुणता, नहीं, यहाँ पे निपुणता की कोई बात ही नहीं है। बच्चा केवल और केवल दंड से बचने के लिए या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए काम करेगा, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास सही बच जाता है, वो है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि जो है वो कम हो जाती है, जिज्ञासा कम हो जाती है। बच्चा केवल काम दंड या पुरस्कार के लिए कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से जो उसकी क्यूरियोसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, देखिए, शारीरिक दंड तो हमेशा ही गलत रहता है। ठीक है, इसको तो आप देखते ही काट सकते हैं। सहयोगात्मक अधिगम अधिगम पर्यावरण, तो ये सही है कि सहयोग पर आधारित अगर पर्यावरण बच्चों को मिल रहा है तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, सीखना जो है उनके सार्थक होगा, मीनिंगफुल होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बिल्कुल सही है। निरंतर तुलनात्मक अध्ययन बिल्कुल गलत है। बच्चे का जो है तुलनात्मक अध्ययन एक नेगेटिव साइड में हमें लेके चला जाता है। बच्चों को अगर तुलना कर रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं और उनमें जो है वो एक तरह से कंपटीशन की भावना या जलन जो है वो आ सकती है, जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो है दो सही हो रहे हैं, तो हमारा सेकेंड वाला जो है वो सही है, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बच्चे बहुत सी जटिल अवधारणाएं जो है अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं, तो उनको जो है सहज कैसे बनाया जाए, सरल कैसे बनाया जाए? एक व्याख्यान देकर नहीं, व्याख्यान बहुत बोरिंग होगा। लेक्चर जो है वो बच्चों को किसी भी तरह से अवधारणाएं विकसित करने में मदद नहीं करेगा और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए व्याख्यान किसी काम का नहीं है। ठीक है, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करवा के, प्रतियोगिता भी जो है पॉजिटिव हम नहीं मान सकते। बार बार यांत्रिक अभ्यास यानी कि मैकेनिकल ड्रिल्स नहीं, बार बार एक ही जैसा काम करवाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे, उससे उनकी अवधारणाओं का विकास नहीं होगा। ये सही है कि अन्वेषण यानी कि आप जो है एक्सप्लोर कर रहे हो नई चीजों को और परिचर्चा डिस्कस कर रहे हो, तो ये एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन जो है बच्चों को अवसर उपलब्ध करता है। नई अवधारणाओं को, जटिल अवधारणाओं को जो है वो सरल तरीके से समझ पाते हैं, सरल बना पाते हैं। ठीक है, कुछ भी काम अगर बच्चों को अन्वेषण द्वारा सिखाया जा रहा है, कुछ खुद उनको खोजने के लिए कहा जा रहा है, उस पर डिस्कशन करने दिया जा रहा है, तो वो बच्चों के लिए हमेशा ही अच्छा रहता है। फिर 26 है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की एक अध्यापिका है जो बच्चों को समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहती है। ठीक है, प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता, तो कौन सा तरीका जो है वो सही रहेगा? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर नहीं, बाहरी जो रिवॉर्ड्स होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स होते हैं, वो बच्चों को एक तरह से एक्सटर्नली मोटिवेट करते हैं कुछ टाइम के लिए, पर वो इंटरनल जो इंटरेस्ट होता है वो खत्म कर देते हैं, बच्चों की क्यूरियोसिटी को खत्म कर देते हैं। तो पुरस्कार किसी भी रूप से अच्छा नहीं है। केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व दिया जाता है, नहीं सिर्फ जो प्रोड्यूसरल नॉलेज होती है उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, वो भी सही नहीं है। फिर गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करे, दंड किसी भी रूप में सही नहीं है। फिर बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए, सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये सही है कि डिस्कस करे, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है उसका सहारा ले, बच्चों को उद्वेलित करे, उसके उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालने की कोशिश करे, जिससे वो बच्चे जो है नए नए तरीके ढूंढ सके किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए। ठीक है, देखते हैं 27वां क्वेश्चन। निम्नलिखित
अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अवस्था जो है बाल विकास की, कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। ठीक है, शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, तीसरा मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। तो इसका सही आंसर जो है वो है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस एज में जो है आप समझ लीजिए 0 से 6 वर्ष के बीच में जो है बच्चे का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। उसके बाद जो है बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में उनके अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो है विकास की गति रुक जाती है, शारीरिक विकास की गति रुक जाती है। तो सही ऑप्शन हमारे होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, सही बात है। विकास परिवर्तनीय होता है, सही है। विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, सही है। विकास जो है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का गुणनफल ही होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भों से इसे प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। विकास जो है सार्वभौमिक है, ये बात सही है, पर ये सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होता, ये बात गलत है। ठीक है, विकास के बारे में जो है वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के बारे में, तो ये बात गलत है कि सांस्कृतिक संदर्भ में इससे प्रभावित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऊपर वाले तीनों करेक्ट है, इसका मतलब ये जो आंसर है हमारा सही होगा। ओके, फिर है 29वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, यानी इंडिविजुअल जो वेरिएशंस होती है उनका जो प्राथमिक कारण है वो क्या हो सकता है। ठीक है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत, पद्धति या कोड, ये कोई सही आंसर नहीं रह रहा हमारा कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण ये हो सकता है। जन्मजात विशेषता, ये भी एकदम सही आंसर हमारा नहीं है। पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव, जन्म जात विशेषता, सभी का फर्क पड़ता है, पर केवल आप जो है इन दोनों में से अगर आपको चूज करना है तो एक नहीं किया जा सकता, ये दोनों ही होते हैं। तो चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, तो ये सही है कि पर्यावरण और अनुवांशिकता जो है, बच्चे को कैसा वातावरण मिला प्लस उसके जो जीन्स है वो किस तरह के, उसकी अनुवांशिकता कैसी है, दोनों ही तरह से हर इंसान जो है आनुवांशिक और पर्यावरण कारणों से जो है भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ जो है वो सही हो गया आंसर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी यानी बच्चा जो है दूसरी बार किस चीज से सबसे ज्यादा सीखता है। ठीक है, तो परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पड़ोस। तो इसका जो है सही आंसर हमारे पास होगा विद्यालय एवं मीडिया। ठीक है, देखिए परिवार जो है वो प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी में आता है, तो यहाँ पे भी परिवार है। आस पड़ोस जो है वो भी जो है प्राथमिक एजेंसी में आता है। परिवार और पड़ोस जो है वो प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी है, विद्यालय एवं मीडिया द्वितीयक है। तो सही ऑप्शन होगा हमारे सी। ये थे CDP के 30 क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किए हैं। इससे आगे वाले वीडियो में हम पर्यावरण के 30 प्रश्नों को हल करेंगे और ये भी जानेंगे कि पर्यावरण के जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, किस लेवल के आते हैं और आप उनकी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे हम मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर सीटेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।